दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। आज एक बहुत अहम दिन है। आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये नियुक्ति कितनी सही होगी, कितने गलत तरीके से होगी। क्योंकि तस्वीर यहाँ पर ये बता रही है कि इसकी नियुक्ति में, इस प्रोसेस में, क्योंकि पहले सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो हुआ करते थे, अब 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं। तो अब इस प्रोसेस में जो नाम सामने आ रहे हैं, ज्ञानेश कुमार हैं जैसे, अब उन्हीं का प्रोसेस में सबसे पहले नाम आएगा। तो ये वो व्यक्ति हैं जो कि मोदी और शाह के काफ़ी करीबी रहे हैं, उनकी खास ज़िम्मेदारियों को सँभाल चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी जो कि इस समिति में एक खास हिस्सा हैं, क्योंकि 3 ही लोग इसमें होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका एक मंत्री और उसके अलावा राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी इस पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं, जैसा कि वो पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अगर इसका हिस्सा बनते हैं, तो भी इसका हिस्सा बनेंगे, यानी कि वो भी मौजूद होंगे उसकी नियुक्ति में। अगर वो मना कर देते हैं, तो क्या होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर याचिका लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट सकता है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर सीपी राय जी मौजूद हैं, उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये बहुत अजीब बात है कि आज जो ये खास होने जा रही है मीटिंग, इस मीटिंग में अगर नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री जो तय कर लेंगे वही होगा, तो राहुल गांधी सिर्फ एक कठपुतली के तौर पर यहाँ पर मौजूद होंगे, चाहे या ना चाहे, प्रोसेस तो आगे बढ़ेगा। फिर ऐसे नियम बनाए क्यों हैं? हालांकि पहले भी चुनाव आयोग जो है वो सरकार की मर्जी से ही बनाए जाते थे। क्यों नहीं ऐसा होता है कि चुनाव आयोग, क्योंकि अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, कैसी है जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा होता है कि इसके लिए एक ऐसा फेयर सिस्टम बनाया जाए जिसमें किसी के भी हाथ की कठपुतली ये ना बने और तरीके से काम हो सके आगे? विनीता, दरअसल सिस्टम तो बहुत अच्छा था, जिसमें सीजीआई थे, नेता विरोधी दल थे और प्रधानमंत्री थे। वो सिस्टम अच्छा था क्योंकि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो तीसरे व्यक्ति हो गए, तटस्थ व्यक्ति हो गए, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स के आदमी नहीं है और एक बड़ा ओहदे का ये चयन है जिसके ऊपर लोकतंत्र डिपेंड करता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी पर लोकतंत्र डिपेंड करता है। अच्छा, एक और सवाल है विनीता, इसी बीच में आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, अभी जो नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अमेरिका में, जहां ट्रंप साहब बगल में बैठे हुए थे, दोनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ट्रंप साहब ने वहां बोलते बोलते नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक बात कही कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। ये दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में खुद ये कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। वो गलत है। लेकिन जब यही बात सुप्रीम कोर्ट में कोई कहता है, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना, उन्होंने ये कहा, ये सुनकर अभी हाल ही में दिनों में, कि ये आइडिया आपको कहां से आते हैं, मतलब इसको बिल्कुल ही खारिज करते हैं वो इस लाइन को। खारिज किया, उन्होंने खारिज किया, लेकिन चीजें खारिज भी होती हैं, दोबारा टेकअप भी होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये बोलना अपने आप में बहुत बड़ा तमाचा है, मोदी जी को भी शर्मिंदा करने वाला है। और देखते हैं वहां से जब बात निकली है तो फिर बात दूर दूर तक जाएगी। अब आते हैं उसके नियुक्ति पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति पर। एलन मस्क भी ये बात कह चुके हैं कि एलन मस्क ने पहले कह दिया था इस बात, हैक हो सकती है ईवीएम। एलन मस्क ने पहले कह दिया था कि कोई भी मशीन हैक की जा सकती है, ईवीएम हैक हो सकती है, पहले कह चुके हैं। और एलन मस्क का भारत में बहुत बड़ा स्टेक लगने वाला है। एलन मस्क के साथ जो समझौता हुआ है, और खुद प्रधानमंत्रियों से मिलने गए थे, वहां उनके बच्चे सब थे। आमतौर पर ऐसी मुलाकातों में बच्चे, बीवी और उनकी नौकरानी का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन एलन मस्क की नौकरानी बच्चों की देखने वाली आया और सारे लोग मौजूद थे और वहां मोदी से मुलाकात हुई। एलन मस्क के बारे में ये हुआ कि एलन मस्क भारत में व्यापार करेंगे और यहाँ आकर के वो काम अपना कारोबार करेंगे। तो देखते हैं कि उनके यहाँ आकर के कारोबार में यहाँ भी ऐसी कुछ बातें बोलते हैं क्या। और ये बातें बोलते हैं एलन मस्क जैसे लोग, राष्ट्रपति अमेरिका जैसे लोग अगर ऐसी बातें बोलते हैं तो वो बिल्कुल जाया नहीं जाएगी, उस पर चर्चा होगी, उस पर चर्चाएं बढ़ेंगी। और आमतौर पर ऐसी चर्चाओं से और बड़े लोगों की बातों से अदालतें भी प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन खैर, अब ये देखते हैं कि आज जो फैसला होना है इलेक्शन कमिश्नर का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, उसकी मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में राहुल गांधी को भी आना है। राहुल गांधी ने संसद में बोलते हुए एक बात कही थी कि जिस मीटिंग में केवल 3 लोग हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो और तीसरा मैं हूं, तो बहुमत उनका, उसमें तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। मुझको इसका मतलब सिर्फ अपने को एंडोर्स करने के लिए बुला रहे हैं,
मुझको वहां क्यों आना चाहिए। ये बात ऑलरेडी वो संसद के पटल पर कह चुके हैं। अब देखना यह है, मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि राहुल गांधी समझदार व्यक्ति हैं। देखना यह है कि कल क्या वो कोई चिट्ठी भेजते हैं कि मैं आने में असमर्थ हूं, या क्या वो चिट्ठी भेजते हैं कि 19 तारीख को 19 तारीख को, चूंकि क्या नाम, न्यायालय में पेंडिंग है मामला वो, और 19 तारीख को उसको सुनवाई है। तो क्या वो ये कहते हैं कि चूंकि 19 तारीख को सुनवाई हो जाने दीजिए, तब ये मीटिंग रखिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो परिस्थितियां एकदम बदल जाएंगी, क्योंकि ये नियम है कि नेता विरोधी दल इस मीटिंग में होना चाहिए। अगर वो नहीं रहते हैं तो शायद मीटिंग ये करना मुश्किल होगा और फिर ये मीटिंग टालनी पड़ेगी। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी कहते क्या है। जी विनीता। जी, ये अगर मान लीजिए अगर उन्होंने अपने हाथ यहाँ से पीछे खींच लिए और उन्होंने नहीं किया इस मीटिंग में साझेदारी, तो आपको लगता है सर ये अनाउंस कर पाएगी फिर सरकार कि वो किसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने जा रही है? मुझे जहां तक जानकारी है, जब तक सब तीनों सदस्यों की उपस्थिति न हो तब तक मीटिंग को अधूरी माना जाएगा, और उसको, क्योंकि 2 लोग तो सरकार के हैं, इसलिए उसको अधूरा माना जाएगा। और ये इसका नियम इसलिए है नेता विरोधी दल होने का, कि नेता विरोधी दल को माना जाता है कि वो रेस्ट सरकार के अलावा जो रेस्ट ऑफ द पार्टीज हैं और उनको जो वोट मिला है, उनको जो वोटर हैं भारत देश में, उनके वोटर हैं, जैसे सरकार को मान लीजिए 23 करोड़ वोट पड़ा इस बार चुनाव में, 66 करोड़ में 23 करोड़ वोट पड़ा, लेकिन 43 करोड़ वोट तो अपोजिशन के लोगों को पड़ा है, या उनके कुछ सहयोगियों को थोड़ा बहुत पड़ा होगा। तो 43 न सही, मान लीजिए जो वोट उनको पड़ा है उससे ज्यादा वोट उन लोगों को पड़ा है। तो इसके पीछे कंसेप्ट यह है कि भारत देश की जनता का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी इस चयन में होना चाहिए, और वो प्रतिनिधित्व नहीं होता है उस चयन में, वो आउट हो जाते हैं। और उसके बाद अगर सरकार फैसला करने की कोशिश करती है, ये फैसला अपने आप में सवालों के घेरे में खड़ा हो जाएगा, और ये फैसला खुद ही अपने आप जुडिशियल उसमें जाने के लायक हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि फिर ये क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी को यही करना चाहिए कि वो ये कहें कि मैं आने में असमर्थ हूँ, मेरी पहले से एंगेजमेंट है, या दूसरा ये कि चूंकि 19 तारीख को इस पर सुनवाई है, सर्वोच्च न्यायालय का इस पर फैसला आ जाने दीजिए कि वो क्या लाइन लेता है, उसके बाद फिर ये मीटिंग रखा जाए। ये अगर होता है तो फिर परिस्थितियां अचानक बदल जाएंगी, उसके लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सर एक बड़ा सवाल ये है कि अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जिस तरह से शायरी सुनाते हुए अपना वक्त काट गए और तमाम तरह के सवाल उन पर लगे जिन पर कभी भी उन्होंने गंभीरता से जवाब देने की नहीं सोची, आपको लगता है कि जो भी अब मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे वो इस कॉम्पिटेंट लेवल पर आ पाएंगे कि ठीक है जो भी चीजें चल रही होगी अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको सरकार की ही जी हजूरी करनी पड़ रही है, मतलब मान करके चला जा रहा है कि ऐसा ही कोई नाम सामने होगा, लेकिन अगर होगा तो वो व्यक्ति किस तरह से, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो है उनका नाम इस प्रोसेस में अब अगला नाम उन्हीं का है और वो कई जगह पर मोदी और शाह के लिए खास काम कर चुके, 370 आर्टिकल के लिए भी काम कर चुके हैं। उस वक्त में उन्होंने इस बात को कहीं लीक आउट भी नहीं किया था, होम मिनिस्ट्री में काम किया था उन्होंने, डिफेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने काम किया था, कई जगह उनकी पोस्टिंग रही है और अब वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में भी उसी इनाम के तहत आए थे। तो आगे उनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि जो भी उनको ऑर्डर मिलेंगे वो उसको मानेंगे, अपनी तरफ से इस सिस्टम को फेयर करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि क्या वो उस लेवल पर राजीव कुमार से 2 कदम आगे निकलेंगे ये सब करने में, क्योंकि जिस तरह से उनकी वर्किंग रही है? 2 तरह के लोग होते हैं। जी सर। एन शेषन साहब भी चंद्रशेखर जी के टाइम में वो बने थे और संभवतः सुब्रमण्यम स्वामी की सिफारिश पर बने थे। उसके पहले वो भी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट थे, सरकार जो कहती रही होगी वो करते रहे होंगे। दोनों तरह के लोग होते हैं। एक अति वफादार होते हैं कि जब ऐसे पद पर, संवैधानिक पद पर पहुंच गए जहां सरकार का कोई दबाव नहीं है, जहां पर उनको अपनी आत्मा की आवाज भी सुनना चाहिए, जहां उनको नियम कानून के दायरे में भी काम करना चाहिए, जहां उनको देश के हित और अहित को देख करके भी काम करना चाहिए, जहां उनको लोकतंत्र के होने और न होने को देख करके भी काम करना चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि जो भी नियुक्ति होगी वो किस तरह के इंसान है। अगर वो इसी तरह के इंसान है कि हर हालत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जी हुजूरी ही करते रहेंगे, तब तो फिर बलिहारी है, फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर एक राजीव कुमार पार्ट 2 हो जाएंगे। राजीव कुमार बहुत बदनाम होकर के अपने पद से गए, वो कहीं चले जाओ नमस्ते करने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो कहीं चले जाओ उनका कोई नाम नहीं लेगा, वो एक बदनाम नाम होकर के गए हैं। अब जो आएंगे सज्जन, अगर वो भी राजीव कुमार पार्ट 2 होंगे तो वो भी बदनाम होकर के जाएंगे। और लड़ाई जो राहुल गांधी ने छेड़ी है,
ईवीएम के खिलाफ, चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ। और उस पर अभी ठाकरे के लड़का भी एक दिन बोला, अभी दिल्ली आया हुआ था, उद्धव ठाकरे का बेटा, उस दिन उसने भी उस बारे में बातचीत किया, उसने चेतावनी भी दिया कि अगर यही ईवीएम चलती रही तो अगला नंबर नीतीश कुमार का होगा और नीतीश कुमार के बाद का नंबर चंद्रबाबू नायडू का होगा। ये उसने चेतावनी दी थी। वो लोगों से मिलने जुलने आया हुआ था। और राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था शिवसेना के आदमी को लेकर के और शरद पवार की बेटी को लेकर के। तो वो जो लड़ाई है, फिर लड़ाई थोड़ी और गहरी हो जाएगी। लेकिन यह भी सच है कि अदालत में भी मामला चल रहा है, जिसको संजीव खन्ना ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो इस बार बहुत टेक्निकल ग्राउंड पर वो मामला गया हुआ है कि भाई पारदर्शिता कैसे होगी। जो उसके चारों पार्ट है ईवीएम के, इलेक्शन मशीनरी की, इस पर कैसे पारदर्शिता होगी कि सही है या गलत है। इसमें वोट पड़ने के बाद उसकी छेड़छाड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। क्या वोट पड़ने के बाद ये लॉक हो जाता है या उसके पहले कोई परिस्थिति और बदल सकती है उसकी। तो ये जो मुद्दा है इस बार टेक्निकल है, वो उसकी भी सुनवाई हो रही है। उस सुनवाई पर भी निगाह रखनी पड़ेगी कि उस सुनवाई का रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि वो सुनवाई बड़ी अहम है। और संजीव खन्ना ने उसे एक्सेप्ट किया है। तो ऐसा लगता है कि संजीव खन्ना एक अच्छा चेहरा लेकर के विदा होने के मूड में है और वो इस मूड में है कि वो न्याय करके जाए। जी विनीता। सर, संजीव खन्ना के परिवार के लोग जो है उनके संग से रिश्ते रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सब चीजों की छाप भी दिखाई देने को आने वाली है आगे? संघ से रिश्ते हो सकते हैं, कई बार लोगों का होता है। कई लोग किसी पार्टी विशेष से उनका परिवार जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी में या कहीं बैठे होते हैं तो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, और किसी जुडिशरी में बैठे होते हैं तो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। ये तो व्यक्ति व्यक्ति के चरित्र पर डिपेंड करता है। विनीता जी सर, यहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति सामने निकल के अभी जो दिखाई दे रही है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ये माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट मतलब उसी तरह से रहने वाली है, कुछ नया बदलाव इसमें नहीं दिखेगा। विनीता, इसके पहले आपको ध्यान होगा, इसके पहले कभी भी चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के कभी सनसनी नहीं थी। इसके पहले कभी डिबेट्स नहीं होती थी। इसके पहले कभी जनता में कोई चर्चा नहीं होती थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, चुनाव आयुक्त क्यों हो। ये चर्चा इसलिए हुई क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना चेहरा काला कर लिया, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। लोगों को मालूम है कि हमने वोट तो दिया था किसी और पार्टी को और हमारे गांव में सारे के सारे वोट निकले दूसरी पार्टी के। इस तरह के रिएक्शंस आने लगे। लोगों को मालूम पड़ा कि हमने तो गांव में अपने गांव के आदमी को वोट दिया था, लेकिन उसका वोट शून्य निकला। लोगों को यह मालूम है कि हमने तो विधानसभा और लोकसभा में जो 2 साथ चुनाव चल रहे थे, हमने दोनों में वोट डाला था, लेकिन दोनों के वोट में 4-5 लाख का अंतर कैसे आ गया। विधानसभा में 5 लाख वोट ज्यादा कैसे पड़ गए और लोकसभा में 5 लाख वोट कम कैसे पड़ गए। जो महाराष्ट्र का किस्सा हुआ, उसी सीट पर लोकसभा विधानसभा चुनाव हो रहा था। तो इस बार जनता की निगाह भी है, लोगों की भी निगाह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और भारत के लोकतंत्र पर निगाह रखते हैं, उनकी भी निगाह है। और मैं ट्रंप की इस बात को यूं मानता हूं कि वो यूं ही नहीं कहा गया है। भारत अमेरिका का राष्ट्रपति यूं ही कोई बात नहीं करता मोदी जी की तरह से कि सवाल कुछ और पूछा जाए कि 2 और 2 क्या होता है, और वो कहें कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा भारत हमारा है। तो वो जो मोदी जी ने जवाब दिया, जिसका आज बड़े पैमाने पर मजाक उड़ रहा है, उनसे सवाल पूछा गया कि अडानी के बारे में आपने बात की कि नहीं की, वो वसुधैव कुटुंबकम, भारत की संस्कृति और सभ्यता समझाने लगे। और बाद उन्होंने कह दिया कि ये तो व्यक्तिगत मामला है। तो खैर, वो इस तरह की चीजों पर लोगों की निगाह रहती है। हमें भी हमारी भी निगाह है और हमको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चर्चित हो चुका है कि कौन चुनाव आयुक्त होता है। इसलिए देखते हैं कि सरकार भी फूक फूक के कदम रखती है या वही मनमानी करती जो उसकी आदत है कि अपने ही किसी पपेट को मुख्य चुनाव आयुक्त बना देती है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। राहुल गांधी का आज क्या प्लान रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी जो अभी तक जो बात जनता के सामने रख रहे थे, इसके अलावा उनके पास ये साम दाम दंड भेद वाली तरकीबें हैं कि नहीं, कोई एक ऐसे कदम को रोकने के लिए। और अगर ऐसा वो कुछ कर लेते हैं तो ये बात उनके बिल्कुल खाते में जाएगी, क्योंकि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो एक फेयर सिस्टम के बेसिस पे होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका नुकसान सबको है। जी सर। उससे राहुल गांधी की मजबूती भी साबित होगी। अगर स्टेट में राहुल गांधी मना कर देते हैं कि मैं इस बैठक में नहीं आऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं, आपने बिल्कुल गलत कर रखा है। या राहुल गांधी ये कह देते हैं कि सिर्फ 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में फैसला आना है या सुनवाई होनी है, तो फिर 2 दिन पहले मीटिंग करने की क्या जरूरत है। अगर राहुल गांधी इतना बोल्ड कदम उठाते हैं तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की लीडरशिप और निखरती है और उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है और भारत का लोकतंत्र उनको सल्यूट करेगा। जी सर, बिल्कुल। ये इसी बात के साथ मैं इस चर्चा को खत्म करूँ सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और देखना यही होगा कि राहुल गांधी इस पूरी एक प्लानिंग को कैसे अपने मुताबिक पलटते हैं। राजनीतिक खेल
इसे वो कहते हैं कि आप सिर्फ जनता के सामने भाषण नहीं देते, बल्कि ऐसी राजनीतिक बातें फेंकते हैं जिससे कि सामने वाले का खेल खराब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द डिस्कशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।